एपिसोड 56 मिस्ट्री बिहाइंड राबिया। अब आगे। इधर पंकज और शिखा और पीहू बारी बारी तीनों पाखी का फोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा था। पंकज ने हताश होके बोला, अब क्या करे, भाभी जान तो फोन ही नहीं उठा रही है। शिखा इन बोला, खबरदार भाभी को, भाभी माँ तू बोल सकता है, लेकिन उन्हें कभी भाभी जान मत बोलना, नहीं तो मुझे डर कि तुम्हारे इस शरीर पे ये सर अगले पल दिखे भी या नहीं। जिसपे पंकज की हालत खराब हो गई। वो ये बात कैसे भूल सकता था कि इसका बहू जल्लाद है और पाखी भाभी के लिए किस कदर पागल है। उधर आर्यन के ऑफिस में बैठा आर्यन अपने फाइल में साइन कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो उसका खास आदमी का कॉल था। उसने फोन उठा के बोला, हाँ बोलो। उधर का आदमी बोला, बॉस, लेडी बॉस अपनी बाइक से कहीं गई है। हम सब उनके पीछे ही थे, लेकिन अचानक वो आंखें के सामने से कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। आर्यन ने जोर से अपनी मुट्ठी कस ली और जोर से अपने टेबल पे मुक्का मार के बोला, एक नंबर के निकम्मे हो तुम सब। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो कोशिश को नहीं छोड़ूंगा। उसने गुस्से में अपन फोन काट दिया। बीवी बीवी बीवी, ये तुमने सही नहीं किया। कहीं जाना था तो हमें बता के जाती, कौन सा हम तुम्हें रोक देते। लेकिन अब अगर ऐसी हरकत करोगी तो मुझे अपने असली अवतार में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। बेहतर होगा कि तुम अपने इस आर्यन का असली रूप ना ही देखो। बस एक बार पूरे रीति रिवाजों से अपने परिवार की मर्जी से मेरे पास जाओ, फिर मैं दिखाता हूँ मेरी बातें ना मानने का नतीजा क्या होता है, और मेरी सजा कुछ अलग सी होगी। उसने अपना लैपटॉप उठाया और पाखी के केबिन का कैमरा है कर लिया और आज की सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। उसने देखा उसे किसी का कोई में आया, जिसे पद के पाखी परेशान हो गई और अपना काम पूरा करके उसने टाइट जीन्स पहन के खुद को कवर करके बीए की चाबी लेके केबिन से निकल गई। दूसरी तरफ वो चारों एक पुराने खाली कमरे में गए, जहां सिर्फ 2-4 टूटे फूटे पुराने मिट्टी के बर्तन थे। पाखी ने साथ आए एक साथी ने उन सभी टूटे बारातनों को कोशिश खास एंगल में बना दिया और उसे उठा के एक खांचा में रख दिया, जिससे उस कमरे की में मौजूद एक तरफ की दीवार खिसकने लगी, जिससे एक पतला सा रास्ता बन गया, जिसी से वो सब नीचे जाने लगे। उनके जाते ही वो दीवार वापस से वैसे ही हो गई और वो टूटे हुए बर्तन फिर से बिखर गए। वो चारों एक बड़े से टेबल के चारों ओर खड़े हो गए। तभी उनके सेम एक स्क्रैन ऑन हो गई और एक आदमी फेक पे मास्क लगा के सामने आया। उसे देखते ही चारों ने एक साथ ग्रीट किया। तभी सभी के आगे का डेस्क खिसक के एक साइड हो गया और उनके सामने 4 एडवांस डिजिटल डेस्कटॉप अपीयर हुआ। चारों के सामने एक वीडियो चलने लगा, कुछ जेनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन होने लगा। हालांकि वो चारों में कोई भी मेडिकल फील्ड से नहीं था, लेकिन चारों अपने अपने फील्ड पे बहुत जीनियस थे। ये राबिया एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है मेडिकल साइंस का, जिससे लोगों के जेनेटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेज करके उन्हें उनके हॉबी के हिसाब से इस फील्ड में सुपर जीनियस बनाया जा सकता है, जिसे कोई बिट नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट काफी कम उम्र के बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट अप्लाई करके किया जाता है, जिनकी संख्या लाखों में होती है। उसमें से जो कुछ लकी होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं, जिन्हें अगला डोज दिया जाता है। उनमें से भी कुछ जो लकी होते हैं वो आगे के डोज के लिए जिंदा बचते हैं। कुछ मिला लाखों करोड़ों में से बस कुछ 10 लोग ही आखिर तक जिंदा रह पाते हैं, और ये राबिया का हर डोज सही समय पे लेना जरूरी होता है, नहीं तो वो मर सकते हैं। अभी तक की जानकारी के हिसाब से जिस डॉक्टर ने वो एक्सपेरिमेंट किया था उसने वो आखिरी डोज डेवलप नहीं की थी, क्योंकि जिस डॉक्टर का ये एक्सपेरिमेंट था उसने तो लोगों की अच्छाई के लिए इसे डेवलप किया था, लेकिन आखिर समय में
उसे हकीकत का पता चला तो उसने वहां से कुछ बच्चों को वहां से बचा के अपने साथ ले गया था। उसके बाद आज तक इस साइंटिस्ट का कुछ पता नहीं चला है, जिसे वो लोग बहुत बुरी तरह सालों से खोज रहे हैं। जो जिंदा 10 लोग बचे हैं वो हमारे ही साथ हमारे ही बीच में रह के अपने अपने फील्ड के जीनियस है। पता चला है कि उनके पास अभी केवल 3 साल के आसपास समय बचा है। अगर इतने वक्त में उन्हें वो आखिरी डोज नहीं मिली तो वो लोग अपने जीते जी बहुत तबाही मचाएंगे। उस एक डोज के लिए क्या वो सभी बौखले हुए हैं? ऐसे ही और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन चारों काफी देर तक खड़े बड़े ध्यान से सुनते रहे। कम से कम 2 घंटे चली उस मीटिंग में बहुत से सवाल जवाब भी हुए। और इसी बीच सारी वीडियो खत्म होने के बाद वो सिस्टम क्रैश हो गया। वो चारों भर आए और एक दूसरे को बिना कुछ बोले वहां से अपने अपने रास्ते चले गए। पाखी बहुत डिस्टर्ब थी, उसका दिमाग अभी भी इस वीडियो और उसपे मिली डिटेल पे टिकी थी और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। जल्द ही वो सिटी में पहुंच गई और सीधा अपने ऑफिस के पार्किंग में जाके रुकी। उसने अपना दूसरा फोन ऑन किया और स्क्रॉल करते हुए ऑफिस के अंदर जाने लगी। उसने देख कि शिखा और बाकी दोनों का बहुत सारा मिस्ड कॉल पड़ा था, जिसे देख के पाखी थोड़ी परेशान हो गई। उसने तुरंत नंबर डायल करना शुरू किया और लिफ्ट से अपने केबिन में पहुंच गई। तभी अपने केबिन में किसी को देख के उसके होश उड़ गए। कौन था वो? असल में ये राबिया था क्या? एपिसोड 57 नजदीकियां। अब आगे। जब पाखी ने अपने कदम अपने केबिन में रखे तो सामने अपने आर्यन को पाया, जिसकी उम्मीद पाखी को नहीं थी। पाखी को देखते ही आर्यन आगे बढ़ के इसको अपने सीने से लगा लिया और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसके बेचैन दिल को राहत मिल गई थी। वो कितना घबराया हुआ था ये बात वही जानता था। उसके दिल की धड़कन बहुत बड़ी हुई थी। पाखी ने उसके पीठ को सहलाए और बोली, क्या बात है आर्यन, सब ठीक है ना? आर्यन ने इसके फेस को अपने दोनों भाठेली भर के बोला, किट्टू कहाँ चली गई थी और अपना फोन ऑफ क्यों किया था? कहीं भी जाना हो मुझे बात दिया करो, काम से कम जानती हो न तुहरे ऊपर कभी भी कोई भी खतरा कहीं से भी आ जाता है। जा, तुम्हें कहीं आने जाने से रोक नहीं रहे, बस इतना चाहते हैं मुझे बता दिया करो। फिर उसका एक हाथ उठा के अपने दिल पे रख दिया। पाखी तो बहुत शर्मा गई थी। वो महसूस कर सकती थी कि आर्यन के दिल की धड़कन बहुत बड़ी हुई थी। उसने अपना हाथ हटाना चाहा लेकिन आर्यन ने ऐसा नहीं करने दिया। आर्यन इन इसके आंखों में देख के बोला, मैं हमारे रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया है किट्टी, क्या तुम भी अपने नजरिए को बदल नहीं सकती? उसकी बात सुन के पाखी भी सोच में पड़ गई। सही ही तो बोल रहा था आर्यन की उसकी शादी को 2 हफ्ते अब तक हो चुके थे, लेकिन वो दोनों कभी बाहर मिले ही नहीं। आर्यन ही हमेशा उसे फोन करता था लेकिन पाखी कभी उसे सांग नहीं दे पाती थी। पाखी ने नजर उठा के आर्यन की आंखों में देखा, जहां उसे बेसुमार प्यार के साथ जुनून भी दिखा था, जिससे पाखी की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। नर्म से उसकी आंखें झुक गई थी। आर्यन ने पाखी को गोद में उतारा और सोफे पे बैठ गया। पाखी को अपने गोद में ही बिठा के रखा था, जिससे पाखी को शर्म बहुत ज्यादा आ रही थी। वो आर्यन गले बहुत बार लगी थी, उसके ऊपर चढ़ भी गई थी, लेकिन ये जो एहसास थे वो कुछ अलग थे। पाखी को आर्यन के टच से कभी कोई बुरी फीलिंग नहीं आई। वो आर्यन के पास खुद को बहुत सेफ महसूस करती थी। आर्यन की भी दीवानगी अलग ही तरह को थी। इसने कभी ना अपने किट्टू के शरीर को इस नज़र देखा ही नहीं। बजाने कैसा प्यार था उसका। ऐसा भी नहीं था कि वो उसे कभी चाहेगा ही नहीं, लेकिन वो सब पाखी की मर्जी से चाहता था। आखिरकार वो भी एक लड़का था।
फीलिंग इसके अंदर भी तो होंगी ही ना। और जहां इसके प्यार की बात हो तो फिर बात हो कुछ और हो जाती है। उसने फोन पे मैसेज किया। थोड़ी देर में केबिन का डोर नॉक हुआ जिससे पाखी इसके गोद से उठने लगी, लेकिन आर्यन ने उसे उठाने नहीं दिया। उसने केबिन में बुलाया तो एक आदमी अपनी नजरें नीचे किए कुछ खाने के आइटम और काफी वही के टेबल पे लगा दिया और वैसे ही नजर झुकाए हुए वो बाहर चला गया। उसने एक काफी पाखी को दिया और दूसरे को खुद के हाथ में लेके पाखी को अपने बिल्कुल बगल में बिठाया और टेबल पे रखे स्नैक्स को अपने हाथों से पाखी को खिलाने लगा और खुद भी खाया। पाखी को सच में बहुत भूख लगी थी। पाखी को जब भी किसी चीज की जरूरत होती नजने कैसे आर्यन को पता चल जाती थी। ये बात सोच के वो भी हैरान हो जाती थी। वो गौर से आर्यन को देखने लगी। आर्यन ने अपनी काफी कहते की और एक कहते में पाखी को घुमा के अपने गोद में बिठा लिया, जिससे पाखी के दोनों पैर आर्यन के दोनों पैरों को क्रॉस कर लिया और उसका फेस आर्यन के फेक के बिल्कुल सामने था। उन दोनों की पोजीशन कुछ ज्यादा ही इंटीमेट थी, जिससे पाखी का चेहरा एकदम गुलाबी हो गया। उसकी हरी आंखें टिमटिमाते हुए आर्यन को देखने लगी, लेकिन ज्यादा देर तक वो उसकी आंखों में देख नहीं पाई और अपनी नजरें झुका ली, जिससे आर्यन के चेहरे पे बहुत बड़ी समाइल आ गई। वो बहुत प्यार से पाखी को देख रहा था। आखिर यही तो वो चाहता था, अपने दीवानगी को अपने इतने ही करीब। उसकी आंखों में इस समय बहुत सुकून था। उसका बस चल तो पीखी को अपने साथ हर समय के लिए खुद से चिपका ले, जहां सिर्फ वो ही उसे देख सके। बाकी किसी को इस बात की इजाजत न हो कि वो उसके किट्टू को देखे। उसका पागलपन पाखी को लेके बढ़ता हो जा रहा था। इसके न मिलने पे क्या हालत थी उसकी वो ही जनता था। आर्यन ने अपनी काफी कहते की और एक कहते में पाखी को घुमा के अपने गोद में बिठा लिया, जिससे पाखी के दोनों पैर आर्यन के दोनों पैरों को क्रॉस कर लिया और उसका फेस आर्यन के फेक के बिल्कुल सामने था। उन दोनों की पोजीशन कुछ ज्यादा ही इंटीमेट थी, जिससे पाखी का चेहरा एकदम गुलाबी हो गया। उसकी हरी आंखें टिमटिमाते हुए आर्यन को देखने लगी, लेकिन ज्यादा देर तक वो उसकी आंखों में देख नहीं पाई और अपनी नजरें झुका ली, जिससे आर्यन के चेहरे पे बहुत बड़ी समाइल आ गई। वो बहुत प्यार से पाखी को देख रहा था। आखिर यही तो वो चाहता था, अपने दीवानगी को अपने इतने ही करीब। उसकी आंखों में इस समय बहुत सुकून था। उसका बस चल तो पीखी को अपने साथ हर समय के लिए खुद से चिपका ले, जहां सिर्फ वो ही उसे देख सके। बाकी किसी को इस बात की इजाजत न हो कि वो उसके किट्टू को देखे। उसका पागलपन पाखी को लेके बढ़ता हो जा रहा था। इसके ना मिलने पे क्या हालत थी उसकी वो ही जनता था। एपिसोड 58, तुझको मैं खुद में मिला लूं जाना। अब आगे। अगले दिन दोपहर का समय पाखी एक चेयर पे बैठ के काफी पी रही थी। उसके ठीक सामने उसके तीनों देवर और नंद बैठे थे और काफी देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। पाखी ने काफी खत्म की और कप टेबल पे रख के अपने दोनों हाथ टेबल पे रख के तीनों को बारी बारी देखा और बोली, आप लोग पिछले 1 घंटे से मुझे यह ईसाई बैठाए हुए हैं क्योंकि आप लोगों को मुझसे कुछ बात करनी थी। और कितना समय लगने वाला है, आप लोग अपनी बात शुरू करेंगे? फिर थोड़ा मुस्कुरा के बोले, क्या मैं आप लोगों को खड़ूस लगती हूँ जो कुछ बोलने से पहले आप लोग इतना सोच रहे हैं? तभी पंकज हिम्मत करके बोला, वो दरअसल बात यह है कि 1 महीने के बाद इंटरनेशनल आर्चरी कंपटीशन होने वाला है और इसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए। पाखी ने हाँ में सर हिलाया और बोली, आप तीनों को हेल्प चाहिए? पंकज ने बोला, नहीं सिर्फ मुझे, मैं ही आर्चरी स्टूडेंट हूँ और ये दोनों तो वुमेन्स फुटबॉल टीम में है। आर्चरी के ठीक बाद इनका भी कंपटीशन है, लेकिन इनके पास कोच और स्ट्रॉन्ग टीम दोनों है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ है।
तभी पाखी का फोन बजता है। पाखी ने जब फोन पे आ रहे नंबर को देखा तो इसके चेहरे पे हल्की स्माइल आ गई। थोड़ी देर बात करने के बाद पाखी ने पंकज से बोला, ओके, आपको मेरी किस तरह से मदद चाहिए आप बता सकते हैं। पंकज ने खुश होके बोला, भाभी आप हमें ट्रेनिंग दे दीजिए। पाखी के पास वैसे तो समय बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो पंकज को दुखी भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने बोला, ठीक है, आप मेरे ऑफिस के नज़दीक की किसी जगह को सिलेक्ट करके मुझे बता देना, हम चले आएंगे। और कोई बात नहीं ही तो मैं जाती हूँ। तीनों ने बोला, नो भाभी कोई बात नहीं है, भाभी आप जाओ। पाखी ने जाने से पहले तीनों को बोला, अब तीनों ध्यान से घर जाना। और ये बोल के पाखी वहां से तेजी से निकल गई। दूसरी तरफ आर्यन अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। आर्यन ने फोन उठाया तो सामने से कुछ बोला गया, जिससे आर्यन ने तुरंत चेयर को लात मार के पीछे धकेल दिया और अपना कोट लेके तुरंत ऑफिस से बाहर चला गया। आधे घंटे के बाद वो वापस उसकी पुरानी बिल्डिंग के सामने खड़ा था। अंदर गया जहां रॉकी खड़ा इसी का इंतजार कर रहा था। आर्यन ने पूछा, क्या ये बात सच है रॉकी? रॉकी ने बोला, जी सर, बात एकदम सच है। आर्यन तेजी इस रूम की ओर गया जहां वीरांशु को रखा गया था। आर्यन ने रूम के भर से ही देख कि वीरांशु का शरीर अजीब तरीके से बढ़ रहा था। वो बेचैनी से इस बेड पे इधर उधर किए जा रहा था। उसके मुंह से दर्द भरी हल्की आवाजें निकल रही थी। आर्यन ने अपने डॉक्टर्स की टीम की ओर देखा, जिससे वो लोग समझ गए। आखिर सालों से वो लोग आर्यन के साथ काम कर रहे थे, जिससे वो आर्यन के एक इशारे को भी समझ जाते हैं। इसीलिए वो सब सेफ्टी किट पहन के इस रूम में चले गए। इन्हें देख के वीरांशु बहुत अग्रेसिव हो गया। उसने बहुत जोर लगा के अपना एक हाथ छुड़ा लिया, जिसे देख के डॉक्टर्स घबरा गए। लेकिन इतने में एक डॉक्टर ने उसका ब्लड सैंपल ले लिया। अब वो पूरी ताकत लगा के दूसरा हाथ भी खोलने का कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में वो उसे खोलने में भी कामयाब हो गया। ये सब देख के आर्यन की आंखें सिकुड़ गई, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। शायद उसे चीजें समझ में आ गई थी। उसने अपने बगल में खड़े रॉकी को देखा तो रॉकी ने रूम में जाके एक निडल उसने वीरांशु को लगा दिया, जिससे वीरांशु थोड़ी देर में शांत हो गया। वो डॉक्टर्स भी बाहर आए। उसमें से एक डॉक्टर ने बोला, सर लगता है इसे भी वही ड्रग दिया गया है। आर्यन ने वीरांशु को काफी देर देखा, फिर रॉकी को देख के बोला, अब ये हथकड़ियां इसके किसी काम नहीं आएंगी। इसे अच्छे से चेक करो, कहीं ये भी बाकियों की तरह विस्फोट तो नहीं होने वाला। वो डॉक्टर्स ब्लड सेल्स लेके वहां से चले गए और रोनी ने इसको एक बार फिर अच्छे से बांध दिया। कमरे को अच्छे से सिक्योर किया गया था। आर्यन ने वहां से निकलते हुए पाखी को फोन मिलाया। पाखी जो अभी आधी रास्ते में थी तभी फोन आया था। उसने बैक साइड में रोका और फोन रिसीव किया और बोली, जी बोलिए शेखावत जी। आर्यन ने बड़े ही प्यार से पूछा, क्या कर रही हो? पाखी ने बोला, बस ऑफिस जा रही थी। तभी पाखी के चारों ओर 4-5 गाड़ियां एक रुकी, जिससे पाखी का ध्यान उस तरफ गया। उसने देख सभी गाड़ियों का दरवाजा खोला और वो सभी धीरे धीरे पाखी के पास आने लगे। पाखी ने फोन को अपने कान से अलग किया और उनसे बोली, क्या बात है, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? सब लोग यह खड़े हुए और बोले, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। पाखी ने उन सभी को देख के कोई रिएक्ट नहीं किया और बोली, किसने भेजा है तुम्हें? वो सभी हैरान थे कि इतने लोगों को एक साथ देख के ये लड़की डर नहीं रही है, बल्कि खड़ी होके सवाल जवाब कर रही है।
जिससे गुस्से में एक आदमी आगे बढ़ के पाखी का हाथ पकड़ना चाहा, जिसे देख के अब पाखी की बाहर चढ़ने लगी। उसने बिना उस तरफ देखे इस आदमी के हाथ को पकड़ लिया और एक झटके में उसे धकेल दिया, जिसे वो आदमी दूर जा गिरा। वो सभी पाखी की स्किल और ताकत देख के वो सभी लोग आंखें फाड़ के पाखी को देखने लगे। पाखी ने अपने हाथ झाड़े और फिर अपना पिछला सवाल दोहराया और बोली, किसके कहने पे आप लोग मुझे यहाँ से ले जाने आए हैं? देखो भाई, ये गलत बात है कि मुझे पता ही न हो कि कोई मुझे ले जाना चाहता है और मुझे कुछ पता ही न हो। तभी सामने खड़े आदमी इन बोला, देखो हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, बस तुम हमारे बॉस से मिल लो। अब तो पाखी को बहुत गुस्सा आ गया, उसका आज समय बहुत बर्बाद हुआ था। उसकी 1 घंटे के बाद मीटिंग थी और उसे जोर की नींद आ रही है। दूसरा, ये सब आके इसको घेर के खड़े हो गए। उसने जोर से अपनी मुट्ठी बोला आयाई और बिना सोचे समझे सभी को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया। सभी को अंधा ढूंढा, बिल्कुल सटीक जगह पे मारती चली गई, जिससे वो सभी धड़ाधड़ अपने घुटनों के बल जमीन पे गिरने लगे। एपिसोड 59, रीमा सूद। नो बडी कैन बीट में। अब तक उसने बिना उस तरफ देखे इस आदमी के हाथ को पकड़ लिया और एक झटके में उसे धकेल दिया, जिसे वो आदमी दूर जा गिरा। वो सभी पाखी की स्किल और ताकत देख के वो सभी लोग आंखें फाड़ के पाखी को देखने लगे। पाखी ने अपने हाथ झाड़े और फिर अपना पिछला सवाल दोहराया और बोली, किसके कहने पे आप लोग मुझे यहाँ से ले जाने आए हैं? देखो भाई, ये गलत बात है कि मुझे पता ही न हो कि कोई मुझे ले जाना चाहता है और मुझे कुछ पता ही न हो। तभी सामने खड़े आदमी इन बोला, देखो हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, बस तुम हमारे बॉस से मिल लो। अब तो पाखी को बहुत गुस्सा आ गया, उसका आज समय बहुत बर्बाद हुआ था। उसकी 1 घंटे के बाद मीटिंग थी और उसे जोर की नींद आ रही है। दूसरा, ये सब आके इसको घेर के खड़े हो गए। उसने जोर से अपनी मुट्ठी बोला आयाई और बिना सोचे समझे सभी को पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया। सभी को अंधा ढूंढा, बिल्कुल सटीक जगह पे मारती चली गई, जिससे वो सभी धड़ाधड़ अपने घुटनों के बल जमीन पे गिरने लगे। अब आगे पाखी ने सभी आए हुए गुंडों को धूल चटा दी, लेकिन अब उसे ये जानना था कि उनके बॉस आखिर थे कौन, जिसने मिलने के लिए सीधा धमकी और जोर जबरदस्ती का रास्ता अपनाया। तभी उसका फोन एक बार फिर बजा। स्क्रीन पे चमक रहा नंबर इंटरनेशनल नंबर था। पाखी ने कुछ देर उसे देखा, फिर कुछ सोच के फोन उठा लिया। उधर की बात सुन के पाखी की भौहें तन गई। फिर उसने ओके बोल के फोन काट दिया। फिर उसने जब उन घायल लोगों पे नजर डाली तो वो ये देख के हैरान रह गई को उनका शरीर उस हमजगह से अजीब तरीके से गलने लगा था जहां जहां पाखी ने उन्हें मारा था। पाखी ने तुरंत अपने सीक्रेट गार्ड्स को एक सिग्नल दिया, जिससे आसपास मौजूद पाखी और आर्यन के गार्ड्स एकदम अलर्ट हो गए। सबसे पहले आर्यन के गार्ड्स आए और उन्हें उठा के ले गए। पाखी ने जब इन गार्ड्स को देखा तो अपने गार्ड्स को रोक दिया। पाखी इन गार्ड्स को अच्छे से पहचानती थी कि ये आर्यन के ही गार्ड्स थे, जो आर्यन केवल अपने फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी के लिए रखता था। फिर उसे ध्यान आया कि अब वो भी पाखी आर्यन शेखावत है। उसने आर्यन को फोन मिलाया। एक ही रिंग पे फोन रिसीव हो गया। पाखी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाती थी। जब से रिश्ता बदला है, पाखी क्या बात करे आर्यन से उसे झिझक होती थी। दोनों एक दूसरे के खामोशी को सुन रहे थे। तभी आर्यन ने चुप्पी तोड़ते हुए बोला, लिसन पाखी, मैं मानता हूँ कि हमारा रिश्ता अचानक बदल गया है, लेकिन हम अब भी दोस्त हैं। एक दोस्त को दूसरे दोस्त से कुछ बोलने के लिए फॉर्मेलिटी को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मेरा प्यार एक्सेप्ट तो कर ही सकती हो। तुम चाहे जो करो, बस एक काम मत करना, कभी मुझे धोखा मत देना और किसी लड़के के करीब मत जाना। बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। जब भी तुम्हें जरूरत महसूस होगी मुझे अपने आस पास ही पाओगी। ट्रस्ट में। पाखी ने आर्यन के इस बात पे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बहुत अजीब एहसास होता था आर्यन के बातों से। उसने बोला, थैंक्स, फिर थे सिक्योरिटी। अब मैं रखती हूँ, मेरी मीटिंग है थोड़े देर में। और हाँ, डोंट वरी, मैं कभी किसी और के करीब नहीं जाऊंगी। दैट्स प्रॉमिस। ये बोल के पाखी ने फोन काट कर दिया। उसने एक लंबी सांस ली और बाइक स्टार्ट करके वहां से चली गई। अगले दिन शाम के समय दिल्ली के सबसे बड़े और एक्सपेंसिव स्टेडियम में कई बच्चे अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। सभी बच्चे वहां के अमीर बच्चे थे। सभी में अपने स्टेटस को लेके हमसे तकरार होती रहती थी, लेकिन शेखावत से कभी कोई पंगा नहीं लेता था। हर कोई उनसे दोस्ती करना चाहते थे। वहां पे इस समय शेखावत फैमिली के तीनों बच्चे पंकज, शिखा और पीहू मौजूद थे। शिखा और पीहू अपने अपने प्रैक्टिस में बिजी थे, जबकि पंकज अपने बो और एरो लेके अपने टारगेट को शूट करने की प्रैक्टिस कर रहा था और बार बार अपनी घड़ी भी देख रहा था। वहीं बगल में खड़ी एक सुंदर सी लड़की, जिसकी नज़र बराबर पंकज के ऊपर बनी हुई थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि इस पूरे दिल्ली शहर में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा मुकाबला कर पाने की हैसियत रखती हो। वो यह किसी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए नहीं आती थी। वो तो बस अमीर और हैंडसम लड़कों को अपने पीछे दीवाना बनाने के चक्कर में आती थी। वहीं बगल में खड़ी एक सुंदर सी लड़की, जिसकी नज़र बराबर पंकज के ऊपर बनी हुई थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि इस पूरे दिल्ली शहर में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरा मुकाबला कर पाने की हैसियत रखती हो। वो यह किसी स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए नहीं आती थी। वो तो बस अमीर और हैंडसम लड़कों को अपने पीछे दीवाना बनाने के चक्कर में आती थी। लेकिन जब से उसने शेखावत फैमिली के पंकज को देखा है, उसके आंखों में अलग ही सपनों ने जगह बनाई था। और वो पंकज को कोशिश भी कीमत पे अपने रूप के जादू में फंसना चाहती थी। लेकिन मजाल है जो पंकज ने एक नज़र भी उठा के रीमा सूद को देखा हो। ये एक मॉडल है, लेकिन इस स्पोर्ट्स ग्राउंड में डेली आती थी। उसे स्पोर्ट्स के लड़के बहुत पसंद थे। रीमा की नज़रें पंकज पे लगातार बनी हुई थी। तभी कुछ देख के उसकी आंखों में गुस्सा उतारा आया। उसने देखा एक बहुत ही सुंदर सी लड़की सीधा पंकज के पास गई तो उसे देख के पंकज बहुत खुश हो गया। उसने अपने जूस का केन उसे दिया और बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा था, जिसे देख देख के रीमा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसके हाथ में पकड़ी हुई वो ऑरेरो में उसकी पकड़ कस गई। पंकज के पास जोन लड़की आई थी, वो और कोई नहीं बल्कि पाखी थी, जिसने पंकज को प्रॉमिस किया था कि वो उसे ट्रेन करने जरूर आएगी। इसीलिए उसने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला कि यह आई थी। पाखी ने जब से वहां कदम रखा था, सभी लड़के हो या लड़कियां, उनकी नजरें पाखी के ऊपर बनी हुई थी। रीमा ये सब देख के और बौखला गई। उसने दांत पिसते हुए बोला, नो वे, वो मुझसे ज्यादा सुंदर हो ही नहीं सकती, जरूर प्लास्टिक सर्जरी करवाया होगा उसने। नो बडी कैन बीट में। इधर पाखी ने तुरंत समय वेस्ट न करते हुए ही उसे बारीकी से एक एक चीज उसे समझने लगी, जिससे वो दोनों कड़ी करीब आ गए थे। वो दोनों तो नॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद बाकी लोग थी सोच रहे थे कि ये खूबसूरत लड़की जरूर पंकज शेखावत की गर्लफ्रेंड होगी। एपिसोड 60, रीमा चैलेंजेस पाखी एंड ट्राइंग टू हेरेस। अब तक रीमा की नजरें पंकज पे लगातार बनी हुई थी। तभी कुछ देख के उसकी आंखों में गुस्सा उतारा आया।
उसने देखा एक बहुत ही सुंदर सी लड़की सीधा पंकज के पास गई तो उसे देख के पंकज बहुत खुश हो गया। उसने अपने जूस का केन उसे दिया और बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा था, जिसे देख देख के रीमा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसके हाथ में पकड़ी हुई वो औरेरों में उसकी पकड़ कस गई। पंकज के पास जोन लड़की आई थी वो और कोई नहीं बल्कि पाखी थी, जिसने पंकज को प्रॉमिस किया था कि वो उसे ट्रेन करने जरूर आएगी। इसीलिए उसने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला कि यह आई थी। पाखी ने जब से वहां कदम रखा था, सभी लड़के हो या लड़कियां, उनकी नजरें पाखी के ऊपर बनी हुई थी। रीमा ये सब देख के और बौखला गई। उसने दांत पिसते हुए बोला, नो वे, वो मुझसे ज्यादा सुंदर हो ही नहीं सकती, जरूर प्लास्टिक सर्जरी करवाया होगा उसने। नो बडी कैन बीट में। इधर पाखी ने तुरंत समय वेस्ट न करते हुए ही उसे बारीकी से एक एक चीज उसे समझने लगी, जिससे वो दोनों कड़ी करीब आ गए थे। वो दोनों तो नॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन वहां मौजूद बाकी लोग थी सोच रहे थे कि ये खूबसूरत लड़की जरूर पंकज शेखावत की गर्लफ्रेंड होगी। लगभग आधे घंटे तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसे कई बार पाखी पंकज को डांट भी देती, जिससे पंकज के चेहरे पे स्माइल और बड़ी हो जाती थी, जिसे देख देख के रीमा का खून जल रहा था। पाखी समझा के पंकज को थोड़ी दूर पे बैठ गई, तभी एक लड़की कहीं से घूमती हुई आई और अपने हाथ का जूस जानबूझ के उसके ऊपर गीता दिया और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी। ये देख के आसपास के लोग हंसने लगे। पाखी ने इस लड़की की कलाई पकड़ ली और बोली, ये क्या किया तुमने? क्या बचपन से मैनर्स की क्लास नहीं ली है, जो ये भी नहीं पता कि कहाँ कब और किसी सॉरी और थैंक यू बोलना चाहिए? आजकल के बच्चे तो जरा सा बोलने सीखते हैं कि वो सबसे पहले माँ या पापा नहीं बोलते, लेकिन थैंक यू और सॉरी बोलना सीख जाते हैं। लेकिन तुम्हें देख एक लगता है तुम तो उन छोटे बच्चों से भी गई गुजरी हो। उसके इस बात पे वो लड़की तिलमिला गई। एक पल के लिए कुछ बोलने से पहले उसने ऊपर से नीचे तक बेहद गौर से पाखी के पहने कपड़ों को देख के बोली, लगती तो तुम बहुत छोटे घर की हो, और तुम्हें इस रिचेस्ट फैमिली के स्टेडियम में आने का परमिशन किसने दिया? ये मत समझना कि तुम शेखावत सन को जानती हो तो तुम्हें कोई कुछ बोलेगा नहीं। मैं जानती हूँ कि शेखावत सन को तुमने अपना ये रूप जाल फैला के फंसाया है, लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्द वो तुझ जैसी गरीब लड़की को अपने आप से गंदगी की तरह दूर फेंक देंगे। पाखी अब तक सब समझ चुकी थी कि ये तमसा यह जानबूझ के किया जा रहा है। इसने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई, तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ी, जो उसे ही डेविल स्मेल के साथ देखे जा रही थी। पाखी को ध्यान आया कि वो जब से यहाँ आई थी, इस लड़की की नजरें बराबर उसके ऊपर जमी हुई थी। उसे मांग समझते देर नहीं लगी कि बात क्या है। उसने पंकज को जोर से आवाज लगाया। पंकज जो को पूरे ध्यान से अपनी प्रैक्टिस में लगा था, उसने जैसे अपने भाभी की आवाज सुनी, वो अपने वो और एरोज को वहीं छोड़ के तुरंत पाखी एक पास भाग के आया। पाखी ने वहीं पे पड़ी बेंच पे खुद को फेंक दिया, क्योंकि वो सुबह से ऑफिस का काम करते हुए तक गई थी, इसीलिए उसे आराम की जरूरत थी। पंकज जब वहां आया तो सब डर के मारे कानों गए कि ऐसी कैसी लड़की है जो शेखावत सन को भी ऑर्डर देने की हिम्मत रखती थी। वो लड़की जिसने ये सब पंगा लिया था, वो अब डरने लगी थी कि कहीं वो बुरी तो नहीं फंस गई। पंकज ने इस लड़की से पूछा, क्या बात है, क्या बोला है तुमने इनको? अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा पता चला कि तुमने इन्हें परेशान किया है, तो ये तुम्हारे कैरियर और तुम्हारी फैमिली के लिए जरा सा भी अच्छा नहीं होगा। तभी पाखी पीछे से आई और उस लड़की यानी कि रीमा को देख के बोली, कभी भी किसी दूसरे के कंधे बंदूक रख के टहलने वाले लोग बहादुर नहीं होते। वो तो सबसे कमजोर होते हैं, जो लड़ाई में उतरने से डरते हैं।
ये बोल के उसने पंकज का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चल दी। और हाँ, मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ कि तुम पंकज को सामने से अपने सच्ची कोशिश से इम्प्रेस करके दिखाओ। अगर ये मान गया तो तुम जीती और मैं हारी। अगर तू कि कोई पसंद है तो उसे अप्रोच करो, ना किसी और को जो कि कमजोर है उसे टारगेट करके तुम अपनी नीची सोच दिखा रही हो। ये बोल के उसने पंकज का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चल दी। और हाँ, मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ कि तुम पंकज को सामने से अपने सच्ची कोशिश से इम्प्रेस करके दिखाओ। अगर ये मान गया तो तुम जीती और मैं हारी। अगर तू कि कोई पसंद है तो उसे अप्रोच करो, ना किसी और को जो कि कमजोर है उसे टारगेट करके तुम अपनी नीची सोच दिखा रही हो।